गुड इवनिंग गाइस। स्वागत है जी आप सभी का एक बार फिर से अपने इस प्लेटफॉर्म विद्याग्राम पर। मैं दीपक शर्मा सर करता हूं आप सभी का स्वागत अपने इस प्लेटफॉर्म पर। देव दुबे जी, पहले बताइए आज किस किस का एग्जाम था, किस किस का कैसा हुआ और कैसा रहा आपके एग्जाम्स, किस हिसाब से आपका पेपर गया जी। कितने चांसेस हैं, किसके किसके कितने कितने अटेम्प्ट हुए हैं, तो ये आप जरा मुझे बताइए। देव गुड इवनिंग, इज अ घोस्ट ऑफ जी की क्लास। अच्छा जी, बिल्लू जी लिखते हैं दीपक सर इज अ घोस्ट ऑफ जी के क्लास। बिल्कुल जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। आपने कहा है तो होगा ही जी, इसमें कोई शक शुबा संदेह की बात नहीं है। फटाफट से बच्चे लाइव आ जाइए, अपनी नोटबुक और पेन निकाले। ठीक 7 बजते ही मैं आपके सामने क्लास में आ चुका हूं। आह, हमारा अब जून में ही हुआ शायद। चलिए, बहुत अच्छी बात है जी। आप सभी को भी बेस्ट ऑफ लक, ढेर सारी शुभकामनाएं। गुड इवनिंग। 3 दिन है पेपर? अच्छा, 3 दिन बाद है जी आपका पेपर। ठीक है सौरभ जी, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, ढेर सारी शुभकामनाएं जी आपको आपके एग्जाम्स के लिए। कविता जी आ गए गुरु जी, चलो आ जाइए। अरे सर, यहाँ तो हम पढ़ाई और क्लास कुछ भी नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे भाई मीरत देवनाथ जी? आप पढ़ाई और क्लास, बल्कि यहाँ तो सिर्फ पढ़ाई ही क्लास हो रही है। ऐप के अंदर तो मेनली आपकी मतलब पढ़ाई की ही बातें होती है। सर स्टूडेंट से व्हाट सर? अच्छा चलिए, थैंक यू बिल्लू जी, थैंक यू। चलो सबसे पहले आपको एक कुछ दिखाता हूँ। आज मतलब दिल्ली के पास नोएडा एक शहर है जहां पर बहुत बड़ा सेंटर होता है। मतलब लगभग सबसे बड़े ऑनलाइन क्लासेस के सेंटर वहीं जाते हैं। नोएडा से सेक्टर 62 में आज पूरी विद्याग्राम की टीम गई थी। मैं भी उनके साथ मतलब गया, टीम भी गई। ठीक है, और वहां काफी सारे स्टूडेंट से हम लोग मिले और बच्चों से मिले, तो वो कुछ अनुभव और एक्सपीरियंस मैं आप सभी के साथ साझा करता हूं। ठीक है, और वो ये सब इसलिए ताकि कभी इत्तेफाक से आपके साथ भी मुलाकात हो जाए, किसी सेंटर पे आए और आप कहाँ, देखो बच्ची के साथ मीटिंग कब कैसे कहाँ हो जाए कुछ नहीं पता होता, कुछ नहीं बता सकते जी। आप देखो जी, कुछ पिक्स आपके सामने हैं, देख रहे हो? ये देखो जी, ये एक स्टूडेंट आया था काफी दूर से, इसका भी एग्जाम था और ये आकर मिला कि सर मैं आपके साथ एक फोटो लेना चाहता हूं। तो मैंने भाई बिल्कुल लो। तो हमारी टीम भी मतलब फोटोज पिक्स करने में लगी हुई थी। ठीक है, तो ये कुछ मेमोरीज, कुछ मोमेंट मतलब रह जाते हैं जिन्हें हम टीचर लोग बाद में याद करते हैं। जिस तरीके से कि स्टूडेंट हमें याद करता है, विश्वास मानिए, मतलब जिस तरीके से टीचर स्टूडेंट मुझे याद करता होगा, मैं भी स्टूडेंट्स को ठीक उसी तरीके से ही याद करता हूँ। सौरभ जी बोल रहे हैं कि आप अच्छे लग रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत खुशी होगी जब आप देख सकते हैं। इस भीड़ में आप अगर देखना चाहें तो पीछे हल्की सी आपको आरती मैम दिखाई दे रही होंगी। ये आरती मैम की झलक है मेरे से पीछे। ठीक है, छोटे रूप में। अच्छा, यूट्यूब पर देखा जी आप सभी ने, बिल्कुल वो सारी यादें सब कुछ आप लोगों के लिए ही होती है। ये देखिए जी, ये फिर कुछ बच्चों के साथ 2 स्टूडेंट और भी थे, 3 थे बल्कि, एक बेचारे की पूरी कंप्लीट फोटो नहीं आ पाई है। इन तीनों ने आकर एक साथ मतलब फोटो खिंचाया, ठीक है, सेल्फी वगैरह ली। इनको भी मैंने आशीर्वाद दिया कि भाई 2026-27 का साल आप सभी का भी सरकारी नौकरी का साल हो। फिर जब कुछ बच्चों को बुक्स वगैरह थोड़ा समाज सेवा के तौर पर, सोशल वर्क के तौर पर, काफी स्टूडेंट्स को हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट बुक मतलब डिस्ट्रीब्यूट किए थे। सर हीरो लग रहे हो सौरभ जी, थैंक यू सो मच। आप कर्नाटका अब आओगे सर, हम मिलना है आपसे। नहीं बिल्कुल, मैं कर्नाटका में भी अगर आऊंगा तो डेफिनेटली इन्फॉर्म करूंगा मैं आप सभी को पहले आने से पहले कि भाई मैं कर्नाटका आ रहा हूं या किसी भी शहर में आऊंगा।
ठीक है, वो मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। इसके लिए आप सभी जीएस बाय दीपक शर्मा के नाम से जो टेलीग्राम है वो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसमें सारे वीडियोस वगैरह इंफॉर्मेशन आपको आएंगे। ठीक है, हाँ। फिर आप देखो जी, ये एक बच्चा अचानक मिल गया था। ये इसने एक बहुत ही फनी बात करी। इस स्टूडेंट ने मेरे से बोला कि सर जब आप आए थे तो आपने जहां अपनी कार लगाई थी सर, मैं उसी के पास ही बैठा हुआ था। जहां भी आप आए थे उसके पास ही बैठा हुआ था, और मेरे साथ शुभम मैम थी, मतलब कार में मेरे साथ शुभम मैम थी। तो शुभम मैम ना जूस पी रही थी। तो बोले कि सर मैंने मैम को भी जूस पीते हुए देखा कि आपके साथ मैम बैठी हुई हैं और मैम ना जूस पी रही हैं। इसने बोला कि सर मैंने किसी वीडियो पर आपके ये कमेंट भी किया है कि सर मैं वही हूं जो आपके कार के बिल्कुल साइड में बैठा हुआ था। तो इसी बात पे थोड़ी हंसी हंसी मजाक हो गई मैंने, भाई बहुत अच्छी बात है। ये आप देख सकते हैं, ये कुछ स्टूडेंट्स हैं। जब मैं बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था उसी टाइम पर, मतलब इन सबको किताबें भी दी और ये लोग सेल्फी भी ले गए। सर आपने खुद को पहचाना नहीं सर, आप तो हीरो हो। अरे थैंक यू मिस्टर शुभम कुशवाहा जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। ये देख लीजिए, ये बालक एक सेल्फी ले रहा है। इसको भी भाई ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद भाई मेरा। और सेल्फी कहीं कहीं ले रहा है, देख कहीं और रहा है, नालायक। इंस्टाग्राम यूज करते हो आप सर? आईडी क्या है इंस्टाग्राम की? मेरी आईडी है दीपक दा शर्मा के नाम से, DPPAK और THE दा और शर्मा SHARMA। तो दीपक दा शर्मा के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। ये देखें, तो बस ये छोटी छोटी यादें ही बाद में रह जाती हैं। हालांकि धूप बहुत ही 43 डिग्री सेल्सियस था। कुछ लोगों को लगा कि यार हीरो बनने के लिए सर ने, मतलब जैसे कुछ और भी एकेडमी के टीचर्स मिले थे तो वो बोले कि अरे सर आपने तो सेलिब्रिटी की तरह एक गॉगल्स पहन लिए हैं, चश्मा पहन लिए। मैंने नहीं यार, मैंने धूप बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो इसलिए ये पहने हुए हैं ताकि ऑनलाइन क्लास को पढ़ाते वक्त आंखों के ऊपर असर ना पड़े, फर्क ना पड़े, इसलिए। ठीक है, ये एक बच्चा था कुछ कह रहा था। हाँ, ये आदित्य सर के बारे में मुझसे पूछ रहा था कि सर आदित्य सर नहीं आए। तो मैं इनको बता रहा था कि यार आदित्य सर ना आज आए नहीं, वो किसी काम से चले गए थे, इसीलिए आज उनकी पूरी टीम आई है। ये देखो, ये हम बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। चलिए, कभी ऐसे खुदा ना खास्ता कभी आपसे भी मुलाकात होगी, डेफिनेटली, आशा है, मेरी उम्मीद है। सो यू लाइक डॉन ऑफ नोएडा। सही है भाई, ओके। तो चले, कल हम लोगों ने सेंट्रल अमेरिका पे छोड़ा था ये लेक्चर, नॉर्थ अमेरिका एंड करके सेंट्रल अमेरिका। आज हमें साउथ अमेरिका की शुरुआत करनी है, दक्षिणी अमेरिका की शुरुआत करनी है। बिल्कुल कविता जी, आपका इंतजार रहेगा कि आपकी इस सिलेक्शन लेकर मुझसे मिलने के लिए और हमारी पूरी टीम से मिलने के लिए आओ। ठीक है, तो सेंट्रल अमेरिका में कल ये सब देश मैंने आपको बताए होंगे, तो इन सब देशों के नाम भी मैं आज आप लोगों के लिए साफ साफ क्लियर कट लिख कर लाया हूं। जैसे बेलिस है, ग्वाटेमाला है, आप देख सकते हैं इसमें, होंडुरास है, एल सेल्वाडोर है, निकारागुआ है, कोस्टा रिका है, पनामा है, ये आप देख सकते हैं। एक बार इन देशों की आप जरा लोकेशन देख लो जी बहुत अच्छे से। जैसे ही आप इसकी लोकेशन देख लोगे देन इसे हम आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पर मैं एक बात समझाता हूं, जो कल मैंने एक हल्की सी बात समझाई थी, आज इसे पूरी करते हैं। साउथ अमेरिका शुरू करने से पहले, ठीक है, यानी कि दक्षिणी अमेरिका को शुरू करने से पहले एक बात यहां पर हम देखते हैं। ये जो आपको मैप दिखाई दे रहा है, ये वाला जो मैप है, इस मैप को जरा ध्यान से देखना जी आप। ये जो आपको मैप दिखाई दे रहा है, इस मैप में ये जो लोकेशन है, ये जो लोकेशन आपको दिखाई दे रही है, पूरा होंडुरास वगैरह, और भी कोई मैप है क्या? नहीं, ठीक है, इसके ऊपर यहां आपको नॉर्थ अमेरिका दिखाई देगा। ठीक है, NA से, हाँ सॉरी, नॉर्थ अमेरिका की तो खैर हम बात ही नहीं करेंगे। ये जो लोकेशन आपको दिखाई दे रही है, ये सेंट्रल अमेरिका है। ये पनामा तक के देश आपके सेंट्रल अमेरिका, ये मध्य अमेरिका में आते हैं। यही बता रहा हूं मैं कल से और आज तक, ये मध्य अमेरिका है,
ये सेंट्रल अमेरिका है, ये कैरेबियन सी वाले जो देश हैं, ये सारे आइलैंड जो देश है, कल मैंने बताया आपको क्यूबा, जमैका, बहामास, ये वेस्ट इंडीज है। इस समूह को वेस्ट इंडीज कहा जाता है, ये मैंने आपको कल बताया होगा। वेस्ट इंडीज के नाम से क्रिकेट की टीम भी है, ठीक है। अरे ठीक। और ये जो वेनेजुएला, कोलंबिया आपको दिखाई दे रहा है, ये कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। तो आप देख सकते हैं सेंट्रल अमेरिका, मध्य अमेरिका, ये वेस्ट इंडीज और ये सेंट्रल और ये साउथ अमेरिका। अगर इन तीनों को एक कर दें, ठीक है, तो पहले आपने ये मैप देख लिया भाई, है आपने क्लियर कट मैप देख लिया होगा, महसूस कर लो, कोई बात नहीं, जब आपके पास इमेजेस आएंगी तो एकदम साफ आएंगे, ठीक है। तो जब आप इन तीनों को एक कर दोगे, इन तीनों को, वेस्ट इंडीज, सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका, इन तीनों को एक कर दो जी। इन तीनों को जब एक कर देंगे तो इन तीनों को मिलाकर कहा जाता है लैटिन अमेरिका। तो जो आपने लैटिन अमेरिका या लैटिन नामक शब्द सुना है, उसका संबंध यहीं से है। इसको बोलेंगे जी लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका, इसे बोलेंगे लैटिन अमेरिका। बिल्कुल बिल्लू जी, विद्याग्राम इज अ ब्रांड फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स, डेफिनेटली। तो आज के बाद वेस्ट इंडीज पूछो तो वेस्ट इंडीज क्लियर कट आंसर होना चाहिए, सेंट्रल अमेरिका पूछे, सेंट्रल अमेरिका आपका क्लियर आंसर होना चाहिए, साउथ अमेरिका भी हम पढ़ेंगे, और लैटिन अमेरिका इस रीजन को कहते हैं। अब इसी रीजन में हमें जो पढ़ना है वो साउथ अमेरिका पढ़ना है। जैसे कि अगर आप ये इमेजेस यहां देखोगे ध्यान से, ये पूरा मैप ये साउथ अमेरिका का है, ये पूरा का पूरा मैप आपको दक्षिणी अमेरिका का दिखाई दे रहा है, ये साउथ अमेरिका का मैप है जी। साउथ अमेरिका का मैप है। साउथ अमेरिका में सबसे बड़ा देश ब्राजील है, नाम सुना होगा आपने, ब्राजील, रा 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 रा। ठीक, प्रणाम भाई सुभाषिस। वो सॉन्ग बड़ा पुराना, मेरे बचपन से सॉन्ग है वो, अगर आपने नहीं सुना आज यूट्यूब पे सुनना। ऐसे ही इसमें ये देखो, वेनेजुएला जहां की महिलाएं, लड़कियां बहुत ही खूबसूरत होती हैं, बहुत ही सुंदर होती हैं, इसलिए हर दूसरी मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स आपको वेनेजुएला से ही मिलेगी। फिर ये देखो जी, कोलंबिया नामक देश है जी आपका, कोलंबिया। फिर ये इक्वाडोर, ये पेरू, ये बोलीविया, ये पराग्वे, ये अर्जेंटीना जहां से मेसी है, वो फुटबॉलर मेसी अर्जेंटीना से है। फिर उरुग्वे, फिर चिली नामक देश है, ये चिली। ऐसे करीबन 12-13 देश हैं कुल मिलाकर, कहां आपके साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में, और आप उनके नाम यहां देख सकते हैं जी। ये देखो, ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, बोलीविया, पराग्वे, उरुग्वे, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, गुआना, सुरीनाम और फ्रेंच गुआना। इस प्रकार से यहां पर करीबन 13 देश हैं आपके, जो साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। ये नाम आप, मतलब जब नाम लिस्ट आए तो नाम भी देखना, और ये मैप पे भी इनकी लोकेशन आप डेफिनेटली देखना, ठीक है। अच्छा, अब हम अक्सर बात करते हैं जैसे कि साउथ अमेरिका का, ये आप देखेंगे तो ये एक प्रकार से फिजिकल मैप है। फिजिकल मैप भी बहुत जरूरी मैप है, ठीक है, क्योंकि फिजिकल कहीं का रियल मैप होता है कि भाई किस एरिया में उसके पहाड़ है। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं इस फिजिकल मैप के माध्यम से, कि साउथ अमेरिका के वेस्ट में, पश्चिम में, लेफ्ट साइड में पैसिफिक ओशियन है, यहां इस साइड प्रशांत महासागर है। ये लोकेशंस हर कॉन्टिनेंट में याद रखना किसके साइड में क्या है। इसका फायदा आपको जब हम हवाओं का टॉपिक पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे करंट्स, जब हम पढ़ेंगे धाराएं, गर्म धाराएं, ठंडी धाराएं, तो वहां आपको जी फायदा मिलेगा, ठीक है। ये इस तरफ अटलांटिक ओशियन है, ये अटलांटिक महासागर है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये अटलांटिक ओशियन है, ये अंत है,
महासागर है या अटलांटिक महासागर है? ये अटलांटिक ओशियन है, ये अंत है महासागर है। ऊपर इसके वही कैरेबियन सी, वेस्ट इंडीज वाला रीजन लग जाता है और नीचे इसके अंटार्कटिका, मतलब जब खत्म होता है। तो इसलिए ऊपर नीचे का नहीं, इसका दाएं बाएं का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है साउथ अमेरिका में, ये ऊपर से लेके नीचे तक पूरा एक पहाड़ी रीजन है। ये पूरा पहाड़ का क्षेत्र है। हरा हरा जो आपको मतलब दिखाई दे रहा है, ये प्लेन एरिया है, ये मैदान क्षेत्र है। ठीक है, आप इसे समझ सकते हैं कि ये प्लेन है, ये मैदान क्षेत्र है। साउथ अमेरिका में सारा खेल ये मैदान का ही है। इतना टाइम टेकिंग कॉन्टिनेंट नहीं है, इतना टाइम नहीं लेगा, लेकिन फिर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज शुरू करेंगे, कल इसे हम समाप्त करेंगे। ये 2 क्लासेस में बहुत आसानी से मतलब हो जाएगा। सर आपसे ज्योग्राफी पढ़ने के बाद बहुत आसान लगने लगा है सर, आप इस तरह से समझाते हैं पूरा। देखो आप आराम से मतलब पढ़ो, आपको ज्योग्राफी भी समझ में आएगी, जो भी सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगा आपको सब समझ में आएंगे, आप उसमें टेंशन मत लो। आपकी टेंशन मैंने ले ली है, बस आप केवल आराम से मतलब पढ़ें और बहुत अच्छे से सारी क्लासेस को जी आप फॉलो करें। ठीक है, यही आपसे आशा है जी, उम्मीद है। चलिए, तो अब जैसे कि हम लोग शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले हम शुरुआत रिवर्स से करते हैं, नदियों से। डालो हेडिंग रिवर्स ऑफ साउथ अमेरिका, यानी कि दक्षिणी, अबे क्या हो रहा है, काला क्यों नहीं आ रहा, आ गया। रिवर्स ऑफ साउथ अमेरिका, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जी नदियां। ठीक है, तो चलिए भाई नदियों को मतलब पढ़ते हैं, नदियां। रिवर्स के शुरुआत करेंगे, साउथ अमेरिका की रिवर्स। जैसे इसमें 2 से 3 महत्वपूर्ण नदी, पहाड़ तो आपको उसमें एक ही पढ़ने, लेकिन वो एक भी महत्वपूर्ण है, डेजर्ट भी इसमें 2 हैं। ठीक है, इस प्रकार से पढ़ना है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रिवर्स में सबसे पहले आप हेडिंग डालो अमेजोन रिवर्स, देख सकते हैं जी आप, अमेजन नदी। सबसे पहले हेडिंग आप डाल लीजिए अमेजोन रिवर्स, अमेजन नदी। अमेजन नदी के बारे में सबसे खास बात है कि लार्जेस्ट रिवर इन दी वर्ल्ड, ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है। पहला पॉइंट तो यही आएगा। ले लो, अमेजन नदी जल प्रवाह की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है, तो लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है। पहला क्वेश्चन। सर ग्रासलैंड और फॉरेस्ट एक ही बोलते हैं या अलग? देखो, जब किसी फॉरेस्ट का साइज बहुत बड़ा हो जाए तो हम उसे ग्रासलैंड कह देते हैं, हम उसे घास की भूमि कह देते हैं। टीपू सुल्तान जी, ठीक है, साउथ अमेरिका में, क्योंकि साउथ अमेरिका पढ़ रहे हैं, ये तो आपको याद ही होगा, और ये मुख्यतः ब्राजील से बहती है। इसका अधिकतम भाग जो है वो ब्राजील नामक देश जो है, कंट्री जो है, वहां से बहता है। वैसे तो ये नदी पेरू नामक देश से भी बहती है, लेकिन इसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो ब्राजील नामक कंट्री से बहता है, ब्राजील नामक देश से इसको ये बहता है। अमेजन रिवर को आप जरा मैप पर देखो, जब आप यहां से देखोगे तो पेरू नामक देश से ये नदी निकलती है। आप देख सकते हैं, ये पेरू नामक देश से नदी निकल रही है, और फिर यहां चलते 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 ये होते हुए अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर में जाकर पानी छोड़ देती है। मैं आपको ये बता दूं कि साउथ अमेरिका में जितनी भी रिवर बहती हैं, जो भी नदियां हैं, वो सब अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर में जाकर ही पानी छोड़ती हैं। मेरे एक सर थे, वो कहा करते, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, वरना फिर पढ़ना पड़ेगा। मतलब पढ़ाई तो आपको करनी ही है, ठीक है। ये ब्राजील है, ब्राजील, ठीक है। डांस तो कर देता हूं यार, मैं आता है मेरे को। और यहीं से अमेजन नदी बहती है, जो लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है, विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अमेजन नदी का एरिया आपको और अच्छे से देखना हो तो और अच्छे से देखो, एक और मैप मैंने शेयर किया है, पूरा ये अमेजन नदी का क्षेत्र है। ये पूरा अमेजन नदी का क्षेत्र साउथ अमेरिका में। ये देखो, अमेजन नदी के एरिया में एक विशेष प्रकार के, अगर मैं बात करूं, ये अमेजन नदी का पूरा, अमेजन नदी बह रही है, अमेजन नदी इस तरीके से ही मतलब यहां बहती है। ठीक है, आप इसका फ्लो देख सकते हैं, विश्व की सबसे बड़ी नदी है ये। देखो, देख लिया, ये बह रही है जी अमेजन रिवर, अमेजन नदी।
विश्व की सबसे बड़ी नदी। पहली बात तो कि ये जो नदी है, अमेजन जो नदी है, इस अमेजन नदी में घास की भूमि पाई जाती है, तो उसका आप नाम लिख लो सेल्वास ग्रासलैंड। इन द एरिया ऑफ अमेजन रिवर, अमेजन नदी के क्षेत्र में सेल्वास नामक घास की भूमियां पाई जाती हैं। सेल्वास घास के मैदान। तो सेल्वास नामक घास के मैदान पाए जाते हैं अमेजन नामक नदी में। ठीक है, समझाओ धीरे धीरे, एक दो वीडियो मेरी दिखा दो, आपका भाई समझ जाएगा फिल्लू जी कि भाई जिंदगी बहुत जरूरी है। तो ये जो अमेजन नदी आपको दिखाई दे रही है, इस अमेजन नदी के एरिया में सेल्वास नामक घास की भूमि पाई जाती है, सेल्वास ग्रासलैंड। जैसे अफ्रीका में भी हमने घास की भूमि देखी होगी, यहां पर भी आप एक घास की भूमि देखो तो सेल्वास घास की भूमि पाई जाती है। सेल्वास घास के मैदान, सेल्वास घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अमेजन नदी की अगर हम ट्रिब्यूटरीज की बात करें, सहायक नदियों की बात करें, ठीक है, तो सहायक नदियों की मतलब बात करें तो ये सहायक नदियों में सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है मदीरा। तो आप याद रखना, मदीरा नामक सबसे महत्वपूर्ण नदी है। एक और नदी पाई जाती है नीग्रो, बट अमेजन नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे लार्जेस्ट सहायक नदी जो है, सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी जो है वो मदीरा है। अब याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मदीरा। मदीरा वो मत कर लेना, मदिरा नहीं, ये मदीरा। ठीक है सर, सेल्वा इज अ बॉय नेम इन तमिल सर। अरे ये सेल्वास है, सेल्वास, लेकिन अच्छी जानकारी दीजिए, सेल्वा। इसी अमेजन नदी के क्षेत्र में एक जंगल पाए जाते हैं जी। इन्हीं अमेजन नदी के क्षेत्र में, ये देखो जी ध्यान से भाइयों बहनों, ये अमेजन नदी के क्षेत्र में एक फॉरेस्ट पाए जाते हैं, इन्हें बोला जाता है अमेजोन फॉरेस्ट। तो ये कितना आसान है जी, अमेजन नदी के क्षेत्र में अमेजन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इमेजेस के साथ पढ़ोगे भाई, एग्जाम में धुआं धुआं कर दोगे। फिर कोई भी टीचर आपसे मिलने के लिए आए, कोई भी आपसे मिले आपके सेंटर पे, आपको ये बोलना है कि यार मैंने जीएस के लिए दीपक सर को फॉलो किया था, बहुत ही जीएस के जादूगर हैं भाई दीपक सर, तगड़ा पढ़ाते हैं, तगड़ा। ठीक, तो अमेजन के जंगल पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो अमेजन के आपके जंगल हैं, अमेजन जंगल, पहली बात तो यह है कि ये विश्व के सबसे बड़े जंगल है, लार्जेस्ट फॉरेस्ट इन दी वर्ल्ड। संसार में सबसे बड़े वन है, इनसे बड़े जंगल कहीं नहीं पाए जाते, और इन्हें विश्व का लंग्स कहा जाता है। देखो, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, इन्हें विश्व का फेफड़ा भी कहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन यहीं से निकलता है। लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, इन्हें विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। लगभग पूरे विश्व के 20% जो आपकी ऑक्सीजन है वो यहीं से निकलती है। तो अमेजन रेन फॉरेस्ट जो आपके पाए जाते हैं, इन्हें लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है पृथ्वी पर। इन्हें पृथ्वी के फेफड़े के नाम से मतलब जाना जाता है, इन्हें पृथ्वी के फेफड़े के नाम से जाना जाता है। आप याद रखिएगा, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड विश्व के यानी कि फेफड़े, क्योंकि ये ऑक्सीजन निकालते हैं, और ये विश्व की टोटल ऑक्सीजन का, ये टोटल ऑक्सीजन का लगभग 20% ऑक्सीजन निकालते हैं, 20% O2 ऑफ द वर्ल्ड। तो पूरे विश्व की 20% ऑक्सीजन यहीं से निकलती है। इन्हीं अमेजन के जंगलों में, ये जो सेल्वास घास की भूमि भी यही है, अमेजन के जंगल भी आपको अमेजन की नदी के क्षेत्र में ही मतलब पाए जाते हैं। इन्हीं अमेजन के जंगलों में आप मतलब लिख लो, इन अमेजन फॉरेस्ट में, ये रेन फॉरेस्ट है, यानी कि एक बरसाती वन है, यहां लगभग बरसात बहुत ज्यादा होती है।
यहां एनाकोंडा पाइथन पाया जाता है। देख रहे हो कैसी कैसी जानकारी है। एनाकोंडा पाइथन पाया जाता है, मतलब एनाकोंडा अजगर पाया जाता है। एनाकोंडा अजगर, याद रखना, एनाकोंडा सर्प या सांप नहीं होता, वो अजगर होता है, अजगर। तो एनाकोंडा अजगर, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा अजगर है, सबसे बड़ा पाइथन है, वो यही अमेज़न के जंगलों में ही पाया जाता है। और ब्राजील में है ये अमेज़न नामक नदी, ब्राजील, ठीक है। तो मुख्यतः ब्राजील में बहती है। ये जानकारी अगर आपने याद कर डाला तो समझ लो एग्जाम में आपके नंबर झिंगा लाला। ब्राजील की कैपिटल लिख लो, राजधानी, ब्राजील की कैपिटल राजधानी है जी आपकी ब्राजीलिया। बच्चा बच्चा याद कर लेगा, कितना आसान है जी। ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया, ठीक है। पहली नदी हो गई अमेजन। अब चलते हैं दूसरी नदी की ओर। तो साउथ अमेरिका में जो सेकंड रिवर है, जो दूसरी नदी है, उसका नाम है जी पराना। साउथ अमेरिका में दूसरी रिवर है जी पराना रिवर, यानी कि पराना नदी। परवाना मत लिख देना, ये परवाना नहीं है, ये पराना है। खुशी लिखती है सर एनाकोंडा तो खत्म हो गए। कौन उड़ा रहा है ये अफवाह कि एनाकोंडा खत्म हो गए हैं? इन अफवाहों के ऊपर जोर नहीं दिया जाएगा जी। एनाकोंडा बिल्कुल भी खत्म नहीं हुए हैं, एनाकोंडा अभी भी हैं। हाँ, यहां पे पराना फिश सा तो शायद अमेरिका में है। ये देखो, ये नदी मुख्यतः 3 देशों में बहती है, ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना। 3 देशों में इसका बहाव फ्लो है। ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना में ये नदी आपकी बहती है। ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना। इस मैप पे जी आप जरा समझो, ये पराना रिवर बह रही है तो ब्राजील से बहते हुए आ रही है। ब्राजील से बहते हुए फिर ये पराग्वे में बहती है, और पराग्वे से मतलब बहती हुई फिर ये अर्जेंटीना पहुंच जाती है। तो ऐसे मुख्यतः 3 देशों में फ्लो करती है ये आपकी नदी। कौन सी? पराना रिवर, पराना नदी। पराना नदी के बारे में खास बात है कि इस नदी के एरिया, जैसे हम बोले ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना। तो सबसे पहले देखो, मैंने ब्राजील की तो राजधानी आपको लिखवाई दी। पराग्वे की कैपिटल राजधानी आप लिख लो एसेंशियन। पराग्वे की कैपिटल है एसेंशियन, ठीक है, एसेंशियन, ठीक। अर्जेंटीना की राजधानी है जी ब्यूनस एयरेस। नाम मैंने नहीं रखे हैं, बहुत ही मुश्किल से याद किए सुबह 4 बजे उठ के। ब्यूनस एयरेस, कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना आप लिख लो ब्यूनस एयरेस। ब्यूनस एयरेस, ब्यूनस एयरेस, ठीक है। अरे मैंने स्पेलिंग थोड़ी आगे पीछे कर दे। ब्यूनस एयरेस, ठीक है। पराना रिवर की 2 ट्रिब्यूटरी, 2 सहायक नदियां हैं। 2 सहायक नदियां हैं। एक सहायक नदी का नाम है पराग्वे और एक का नाम है उरुग्वे। तो पराग्वे और उरुग्वे ये 2 ट्रिब्यूटरी हैं, 2 सहायक नदियां हैं। आप अच्छे से याद कर लेना, 2 सहायक नदियां हैं पराग्वे और उरुग्वे के नाम से चाहिए। यही मैं अगर आपको समझा दूं एक अच्छी बात को, कि इसी नदी के ऊपर एक आपका बना हुआ है इगुआजू वाटरफॉल, इगुआजू नामक पानी का झरना। ये रही जी लोकेशन, इगुआजू फॉल, इगुआजू पानी का झरना पराना नदी के ऊपर, मतलब पराना नदी के वैसे साइड में है। मतलब पराना की एक सहायक नदी है इगुआजू, रिवर का नाम भी इगुआजू है और पानी के झरने का नाम भी इगुआजू है। तो पराना रिवर के एरिया में हम बोलेंगे कि इगुआजू फॉल है। यही एक इगुआजू नामक पानी का झरना पाया जाता है, ये देख लो।
ये रहा जी आपका इगुआजू जलप्रपात। क्लास बहुत तरीके से आपकी डिजाइन करता हूं मैं, बहुत मेहनत लगती है। इगुआजू फॉल, इगुआजू नामक पानी का झरना, इगुआजू फॉल, इगुआजू जलप्रपात, इगुआजू फॉल, इगुआजू जलप्रपात, इगुआजू जलप्रपात। ठीक है, इगुआजू जलप्रपात, पहले हेडिंग डालो इगुआजू जलप्रपात। इगुआजू जलप्रपात, इगुआजू हाँ, कितना खूबसूरत है। विश्व के सबसे बड़े पानी के झरनों में से एक तो ये एक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। विश्व के सबसे बड़े पानी के झरनों में से एक है, जलप्रपात में से एक है। इगुआजू वाटरफॉल की अगर हम बात करें, जो कि हम करेंगे, ये देखो वर्ल्ड लार्जेस्ट है, ये विश्व के सबसे बड़े पानी के झरनों में से बहुत ही महत्वपूर्ण है इगुआजू पानी का झरना। और ये ब्राजील और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर स्थित है। ये ब्राजील और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर स्थित है, ब्राजील और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर स्थित है। आप यहां साफ साफ देख सकते हैं, ब्राजील और अर्जेंटीना के लगभग बॉर्डर है। यहां से ये अर्जेंटीना देश शुरू हो जाता है और यहां पर ये ब्राजील नामक देश है। ठीक है, तो ब्राजील और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर स्थित है इगुआजू वाटरफॉल। और ये इगुआजू रिवर इगुआजू नदी के ऊपर ही है। इगुआजू रिवर इगुआजू नदी के ऊपर ही है। ठीक है, तो पूरा इगुआजू याद कर लेना, ऑन द बॉर्डर ऑफ द ब्राजील एंड अर्जेंटीना। ठीक है, ब्राजील एंड अर्जेंटीना। चलो यहीं में आपको ना एक कमाल की बात बताता हूं। कमाल, लाजवाब, बेमिसाल बात बताता हूं जी आपको। ये देखो, इस मैप को जरा ध्यान से देखना जी। जब आप इस मैप को बहुत ध्यान से देखोगे तो मैं आपको एक बात बताऊंगा। पहले तो इस मैप को आप आराम से देखो। देख रहे हो जी, देख रहे हो विनोद? दीपक सर कैसे पढ़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया। देव विक्टोरिया वाटरफॉल सही लिखा आपने। ये इगुआजू वाटरफॉल है, मैं लिख दूं, लगभग पराना नदी के ऊपर ही है। इगुआजू नदी के ऊपर ये पराना नदी बह रही है। इस पराना रिवर के एरिया में, इस पराना नदी के क्षेत्र में एक ग्रासलैंड पाई जाती है, पेम्पास। पराना नदी के क्षेत्र में पेम्पास नामक घास की भूमि पाई जाती है। तो ये आपको याद करना है। ये घास की भूमियां बहुत कम आएंगी, एग्जाम में आती ही आती हैं। यहां नहीं आएंगी तो किसी और एग्जाम में आएंगी, लेकिन आएंगी। अब जिंदगी में बार बार ज्योग्राफी पढ़ने थोड़ी ना बैठोगे, ये बताओ जी। पेम्पास ग्रासलैंड यानी कि पेम्पास नामक घास की भूमियां। तो पेम्पास ग्रासलैंड इज फाउंड इन द एरिया ऑफ द पराना रिवर। और ये जो पेम्पास घास की भूमियां है, ये अर्जेंटीना देश में आपकी आएंगी। कौन से देश में है जी? तो अर्जेंटीना देश में है। इसीलिए मैंने आपको ये मैप दिखाया कि अर्जेंटीना देश में है। तो ब्राजील का जो एरिया है, अमेजोन का जो एरिया है, वहां पर सेलवास घास की भूमि है। और अर्जेंटीना का जो पराना रिवर का जो एरिया है, वहां पे आपका पेम्पास ग्रासलैंड है, वो पेम्पास नामक घास की भूमि आपकी स्थित है। चलिए इसी बात पे चलते हैं तीसरी नदी की ओर, तीसरी रिवर की ओर चलते हैं। और जब तीसरी नदी की बात करेंगे, तीसरी नदी देखो जी,
3 ही नदियां करनी है जी आपको पूरे साउथ अमेरिका में। नदी का नाम है ओरिनोको रिवर, ओरिनोको नदी। ओरिनोको नदी साउथ अमेरिका की सबसे मुख्य नदियों में से एक नदी है, ये तो आपको याद हो ही जाएगा, ओरिनोको। लेकिन ओरिनोको नदी रिवर की लोकेशन क्या है, इसकी स्थिति क्या है, ये कहां पर स्थित है, अगर मैं इसको बताऊं तो आप ध्यान से देखो जी इस मैप में। ये आपको ओरिनोको साफ साफ दिखाई दे रही होगी, यहां से निकलती है और यहां से होते हुए यहां आकर पानी छोड़ देती है। तो मुख्यतः ओरिनोको नदी वेनेजुएला नामक देश में बहती है। कौन सी कंट्री में फ्लो करती है जी, ये वेनेजुएला नामक देश में बहती है, वेनेजुएला। और वेनेजुएला की कैपिटल जी यहीं लिख लो, कहीं और लिखने की आवश्यकता नहीं है जी आपको। वेनेजुएला बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है। वेनेजुएला की कैपिटल लिख लो कैराकस, राजधानी है जी कराकस, हिंदी में बोले तो कराकस, कैपिटल ऑफ वेनेजुएला कराकस। इस ओरिनोको नदी के क्षेत्र में, इस ओरिनोको नदी के एरिया में एक घास की भूमि पाई जाती है, लानोस ग्रासलैंड। लानोस नामक घास की भूमि पाई जाती है, लानोस। तो लानोस ग्रासलैंड घास की भूमि ओरिनोको बेसिन में पाई जाती है, लानोस ओरिनोको बेसिन यानी कि ओरिनोको नदी के क्षेत्र में। याद करो जी, पहले मैंने सिल्वास नामक घास की भूमि आपको बताई, फिर मैंने पेम्पास नामक घास की भूमि आपको बताई, अब लानोस नामक घास की भूमि पे हम और आप हैं। लानोस नामक ग्रासलैंड यानी कि लानोस नामक घास की भूमि। अरे कोई नहीं है टक्कर में जी, कहां पड़े हो चक्कर में, हो जाएगा खत्म, जीएस का डर आ गए आपके दीपक सर, है हो जाएगा खत्म, जीएस का डर आ गए हैं आपके दीपक सर। वाह वाह वाह, क्या बात है। ठीक है, ब्लू लिखता था प्लीज एंड द क्लास विद मोटिवेशन। अरे बिल्कुल मोटिवेशन के साथ ही खत्म करेंगे जी आपके लिए। तो देख लिया जी लानोस नामक घास की भूमि। अब इसी में अगर, अच्छा लानोस नामक घास की भूमि की लोकेशन तो आपको दिखा दूं जी, मैप पे तो दिखाना बनता है, वरना आप बोलोगे सर हम कैसे माने, हम क्यों माने जी आपकी बात, कौन हो आप कोई मोदी हो, है हम सिर्फ मोदी की मानते हैं सर। अगर मोदी जी की मानते हो तो लो जी, मोदी जी की तरह ही पढ़ा देता हूं जी आपको। और बताओ जी, ये पूरा साउथ अमेरिका का वेनेजुएला वाला मैप है, जिस एरिया में आपकी ओरिनोको नदी बहती है, ये बह रही है जी ओरिनोको नदी। इस ओरिनोको नदी में ये रहे जी लानोस नामक घास की भूमि, ये रही लानोस ग्रासलैंड, लानोस नामक घास की भूमि, आप इसे बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, लानोस नामक घास की भूमि भी मैंने आपको दिखा दी है, जिधर दिखा दी भैया दिखा दी। इसी ओरिनोको नदी के पास एक पानी का झरना स्थित है, एंजल वाटरफॉल, ये तो आपने सुना होगा, एंजल फॉल, एंजल जलप्रपात है, साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, क्लियर कट। वेनेजुएला में ही ओरिनोको नदी के क्षेत्र में ये जो वेनेजुएला है, या एंजल फॉल है, ये एंजल नामक पानी का झरना है। बिल्कुल बिल्लू जी, बिल्लू बहुत बढ़िया जी, आप जैसे बच्चे मुझे मोटिवेट करते हैं और जबरदस्त पढ़ाने के लिए जी। तो यहां ये एंजल फॉल है जी, कौन सा फॉल है लिख दूं मैं, ये एंजल फॉल है, एंजल नामक पानी का झरना, ठीक है। एंजल्स, जल प्रपात, वेनेजुएला में। ये देखो जी, ये रहा जी आपका एंजल नामक पानी का झरना, कितना ऊंचा है, यहां से पानी गिरना शुरू होता है और जी यहां आके कहीं जमीन पे आके एंड होता है। शिवाशीष लिखता है सर दुनिया के लिए सिर्फ आप एक शिक्षक हैं, मगर अपने विद्यार्थियों के लिए आप पूरी दुनिया है। लव यू सर, लव यू मेरे बच्चे टू, आप सभी के लिए ही मैं यहां आता हूं, और मैंने पूरी जिंदगी पिछले 10-12 साल जो भी कुछ पढ़ा है, पढ़ाया है आप ही के लिए, और आगे की भी पूरी जिंदगी आप ही की सेवा में रहेगी, आप जैसे बच्चों की सेवा में रहेगी। कोई इसकी वैल्यू समझे या ना समझे, लेकिन मेरे नोट्स एग्जाम में बोलेंगे, आप जब 4 लोगों के बीच में बैठोगे तो आप बैठने के लायक हो जाओगे, आप बोल सकते हो, ठीक है। यस, एंजल फॉल
वेनेजुला में है, ओरिनोको भी वेनेजुला में, खुशी और आपका, हाँ ये सब आपके वेनेजुला में ही है। नहीं नहीं, एंजल फॉल ओरिनोको रिवर पर नहीं है, ओरिनोको साइड में एक छोटी सी नदी बहती है उस पर है। कई बार क्या होता है कि ओरिनोको ऑप्शन में आ जाता है तो वो भी आंसर आपका सही माना जाता है। मैं एग्जैक्ट नदी का भी नाम आपको लिखाऊंगा। ये एक तो आप लिख लो, ये लॉन्गेस्ट हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड है, ये विश्व का सबसे ऊंचा पानी का झरना है। ठीक है, तो ये आप जो देख रहे हैं एंजल फॉल्स, हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट फॉल इन दी वर्ल्ड। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात। ठीक है, तो एक तो आप याद कर लो जी, ये संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक, इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है आपकी, अगर सबसे ऊंचा है तो हाइट भी सबसे अलग होगी। इसकी हाइट है 979 मीटर, लगभग ये 1 किलोमीटर के आसपास ऊंचा है। लगभग 1 किलोमीटर के रास्ते को आप ऊंचा खड़ा कर दो, 1 किलोमीटर के रास्ते को आप ऊंचा खड़ा कर दो, देख रहे हो? सोचो ये इतना ऊंचा है कि इसका 30% पानी हवा में ही इवेपोरेट यानी कि वाष्पीकृत हो जाता है। अगर आप ऊपर से 1 लीटर, जैसे कि आप बिस्लेरी की पानी की बोतल लो और पूरी उसे खाली कर दो 1 लीटर, तो जमीन तक पहुंचते 300 ml, 300 ml पानी आपका हवा में उड़ जाएगा, जमीन तक सिर्फ 700 ml ही पहुंचेगा। ठीक है, और 2 लाइनें आपके लिए हैं, आप जैसे गुरु मिलना किस्मत की बात है, हर मुश्किल टॉपिक को आसान बनाना आपकी बात है। वाह वाह मानव जी, बस इसमें आप ये जोड़ देते, हर टॉपिक को आसान बनाना आपकी खास बात है। बहुत बढ़िया बिल्लू जी। तो एंजल वाटरफॉल देख लिया जी आपने। ये जो एंजल वाटरफॉल है, ये एक तो वेनेजुला नामक देश में, आप याद रखना, ये जो एंजल पानी का झरना जो है, ये वेनेजुला नामक देश में है। कैपिटल में पहले बता चुका हूं, कौन सी रिवर, कौन सी नदी पर? तो चुरून रिवर पर, ये चुरून नदी पर है। वैसे ऑप्शन में ओरिनोको भी आता है, तो अगर जैसे चुरून ऑप्शन में ना हो तो आप आंसर ओरिनोको लगा देना, और अगर चुरून और ओरिनोको दोनों हो तो आंसर आपका लगेगा चुरून। देखो, तो मुख्य नदी है चुरून, जो कि वहीं ओरिनोको के आसपास आपकी बहती है। तो देखो, ओरिनोको से कितने कितने टाइप के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने आपको ये बताया। ठीक है, एक बार जरा फटाफट से आप हम लोग मतलब देख लेते हैं। नहीं, क्यों देखना, 3 नदी हम लोगों ने करी है, तीनों में कुछ ना एक घास की भूमि है, और एंजल वाटरफॉल, संसार का सबसे ऊंचा पानी का झरना जो है वो यही वेनेजुला में ही स्थित है। ये 3 नदियां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए, अगर ये 3 नदियां महत्वपूर्ण हैं तो अब हम एक माउंटेन की ओर चलते हैं। साउथ अमेरिका में एक पहाड़ बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप हेडिंग डाल लीजिए कि इंपॉर्टेंट माउंटेन्स ऑफ साउथ अमेरिका। कप्तान सिंह जी, थैंक यू सो मच, लव यू बेटा, लव यू। ठीक है, कि इंपॉर्टेंट माउंटेन्स ऑफ साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के महत्वपूर्ण पहाड़। और महत्वपूर्ण पहाड़ों में आपको एक ही पहाड़ पढ़ना है, माउंटेन्स में, पर्वत में, दक्षिणी अमेरिका में एक ही पहाड़ है, वो एक ही पहाड़ कईयों पे भारी है, लिख लो एंडीज। ठीक है, एंडीज के पहाड़ यानी कि एंडीज के पर्वत, एंडीज, एंडीज, द एंडीज कहते हैं वैसे। लोकेशन देखो जी, देख के इंसान ज्यादा सीखता है। ये ऊपर से लेके नीचे तक जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये एंडीज हैं, ये देखो बड़ा बड़ा लिखा भी होगा। साउथ अमेरिका के वेस्टर्न साइड में, पश्चिमी साइड ऊपर लगभग वेनेजुला, कोलंबिया से लेके नीचे अर्जेंटीना, चिली तक, ये पूरी एक तरफ एंडीज ही घेर लेते हैं। एक ही महत्वपूर्ण पहाड़ है पूरे साउथ अमेरिका में, वो यही हैं।
Sir, my senior prepare for SSC but he failed last 6 years, so he suicide yesterday. अरे यार, ये तो बहुत ही बुरी बात है। प्लीज ऐसे बच्चों को आप मेरा कांटेक्ट अवश्य दें, आप मेरे बारे में अवश्य मतलब बताएं कि भैया हमारे एक दीपक सर है, आप उनसे पढ़ो, वो आपको समझाएंगे कि ऐसे काम आपको नहीं करने हैं। ठीक है, वो आपके साथ हैं और वो आपको मतलब किसी भी कीमत में समझाएंगे। तो ऐसे बच्चों को प्लीज आप मतलब मेरे बारे में अवश्य बताएं। आप उन्हें बोल दें कि जीएस बाय दीपक शर्मा के नाम से टेलीग्राम वो सभी ज्वाइन कर लें। प्लस ये मेरा एक नंबर है, आप ये मतलब आप टीम से बात करोगे तो मेरे तक बात हो जाएगी 9560609650। ठीक है, ये एक व्हाट्सएप का नंबर है, ये स्टूडेंट्स के लिए ही होता है, ये व्हाट्सएप का नंबर है। ठीक है, ओनली फॉर व्हाट्सएप। आप 9560609650 आप इस पे व्हाट्सएप कर देना और बोल देना कि भाई दीपक सर से मतलब बात करनी है, अर्जेंट है, या कुछ भी आपका डाउट हो लाइफ को लेकर, कॉन्सेप्ट को लेकर, ठीक है, सिलेबस को लेकर, आप इस पे अपना मैसेज छोड़ देना। सिर्फ मैसेज छोड़ना, कॉल मत करना जब तक कि मतलब स्टाफ आपको कॉल करने के लिए खुद ना बोले। ठीक है, आपको अगर मुझसे बात करनी है, आपकी मेरी बात भी हो जाएगी इस पे। ठीक है, चलिए। तो एंडीज के जो पहाड़ हैं, यानी एंडीज के जो पर्वत हैं, ठीक है, ये आपके साउथ अमेरिका में है। अब देखो एंडीज के पहाड़ों की खास बात, एंडीज के पहाड़ों की खास बात देखो, लॉन्गेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। एंडीज के जो पहाड़ हैं वो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। सबसे ऊंचे पर्वत हम लोगों ने पढ़े थे हिमालय, और सबसे लंबे पहाड़ हम लोग देख रहे हैं एंडीज। लॉन्गेस्ट माउंटेन इन दी वर्ल्ड, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, सबसे लंबे एंडीज हैं, सबसे ऊंचे हिमालय हैं। सबसे लंबे एंडीज हैं, सबसे ऊंचे हिमालय। और सॉरी गाइस, एम आई ऑडिबल टू यू? क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? कहां पर आवाज चली गई थी जरा ये बताओ जी। हाँ जी, अरे वो बैटरी डाउन हो गई थी यार। अरे मेरी नहीं भाई, मेरे माइक की। तो माइक की बैटरी समय समय पे करनी पड़ती है, कभी कभार ज्यादा जोर लग जाता है, जोश के साथ बढ़ाता हूं तो उसमें ज्यादा आवाज चली जाती है। मुझे लगता है शायद एंडीज की बात हम कर रहे होंगे। तो एंडीज के पहाड़ विश्व की सबसे लंबी, सबसे लॉन्गेस्ट पर्वतमाला है। ये पॉइंट मैंने आपको दिखाया। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द यंग फुल्ड माउंटेन। ये नवीन बलित पर्वतों का उदाहरण है जो अभी भी बन रहे हैं, स्टिल जस्ट लाइक एन हिमालय, हिमालय की तरह। ठीक है, और ये साउथ अमेरिका के वेस्ट पार्ट यानी कि पश्चिमी भाग में है। एंडीज सबसे लंबी पर्वतमाला है, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। अच्छा, एंडीज में कुछ ऊंची, अच्छा एंडीज पहले कहां कहां है? पहले आप ये देखो कि एंडीज जो है ये ऊपर वेनेजुला से शुरू होते हैं और कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना, इतने देशों में स्थित है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एंडीज लगभग 7 कंट्रीज, 7 देशों में है जी एंडीज। तो एंडीज के जो आपके पहाड़ है वो 7 कंट्रीज, 7 देशों में स्थित है।
कितने देशों में स्थित है जी? ये 7 कंट्रीज, ये 7 देशों में स्थित है। ये वाली बात आपको इस मैप पे समझ और ज्यादा समझ में आएगी। बोलोगे वाह सर वाह, आपने कमाल कर दिया जी, आप तो कमाल लाजवाब हो, और आप जो कर देते हो बस वो तो वही है सर, आपको कोई पहचान नहीं सकता सर कि आप ऊपर वाले के लगभग अवतार हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपको, सॉरी बलिहारी गोविंद आपको, सॉरी बलिहारी गुरु आपको गोविंद दिए बताए। ये देखो जी, ये वेनेजुएला है, ये कोलंबिया है, ये इक्वाडोर है, ये पेरू है, ये बोलीविया है, ये चिली है, ये अर्जेंटीना है, और ये हैं जी आपके एंडीज। तो अगर मुझे एंडीज लिखना हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये है एंडीज। देख रहे हो पढ़ने के तरीके, समझ रहे हो? 7 कंट्री, 7 देशों में है जी एंडीज। एंडीज की कुछ ऊंची चोटियां हैं, कुछ ऊंचे ऊंचे इसमें चोटियां हैं, ठीक है। इन चोटियों के नाम मैं आपको बता देता हूं। ये कुछ पीक्स हैं, ये कुछ एंडीज में पाए गए शिखर हैं, ये चोटियां पाई जाती हैं जी एंडीज में। और इन चोटियों में आप देखो, एक अकांगुगुआ पाई जाती है जो अर्जेंटीना में है, एक चिम्बरेजो पाई जाती है जो इक्वाडोर नामक देश में है, एक हुएस्करन चोटी भी पाई जाती है जो पेरू नामक देश में है, ठीक है। जो इतनी ये चोटियां हैं जो कि एंडीज में पाई जाती हैं, इनमें भी सबसे ऊंची कौन सी है? तो इनमें सबसे ऊंची माउंट अकांगुगुआ है। हाईएस्ट पीक ऑफ, अगर हम बात करें एंडीज की पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी। अच्छा, अब ये जब याद कर रहे हो तो पीछे का मत भूल जाना। जैसे एशिया की सबसे हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट, अफ्रीका की सबसे हाईएस्ट पीक आपकी थी माउंट किलिमंजारो, नॉर्थ अमेरिका की सबसे हाईएस्ट पीक हमने पढ़ी थी माउंट मैकिनले या फिर देनाली। इसी प्रकार से एंडीज की सबसे ऊंची चोटी माउंट अकांगुगुआ, ठीक है। तो माउंट अकांगुगुआ, ठीक है, अकांगुगुआ सबसे ऊंची चोटी है और जो अर्जेंटीना नामक देश में है। तो एंडीज की सबसे ऊंची चोटी माउंट अकांगुगुआ अर्जेंटीना में है। मैं अगर आप इसे मैप में दिखाऊं मैं कि भाई ये मैप में कहां स्थित है, तो मुझे कुछ ये इस तरीके से दिखानी होगी जी। हम इसे इस तरीके से देख सकते हैं। ये देखो जी, ये पूरे मैप को आप जरा अच्छे से देखो, और जब आप इस मैप को बहुत अच्छे से देखोगे तो आपको यहां पर एक चीज महसूस होगी जी। वो चीज आपको ये महसूस होगी कि ये आपका पूरा एंडीज के पहाड़ है। देखो लिखा है ना ये एंडीज, और ये रहा जी माउंट अकांगुगुआ। अर्जेंटीना में माउंट अकांगुगुआ है जो एंडीज की सबसे ऊंची चोटी है, अकांगुगुआ, ठीक है। अकांगुगुआ एंडीज की सबसे ऊंची चोटी 6906 मीटर। ये मैंने आपके यहां लिख भी दिया है, 6960 मीटर, 6960 मीटर है, यहां 61 लिखा है, आप 60 ही याद करना। एग्जैक्ट ये 6960 मीटर के आसपास ऊंची है, ठीक है। तो एंडीज के पहाड़, और एंडीज के पहाड़ मैंने आपको बताया 7 देशों में स्थित हैं। ये रही जी वो 7 देश। इन 7 देशों में मैं अगर बात करूं आपसे, तो याद करो मैंने कईयों की कैपिटल तो आपको पहले ही लिखा दी है। जैसे कि मैंने आपको अर्जेंटीना की राजधानी लिखा दी, वेनेजुएला की राजधानी लिखा दी, कोलंबिया की नहीं लिखाई। कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा। इक्वाडोर की नहीं लिखाई, इक्वाडोर की कैपिटल राजधानी क्यूटो। पेरू की राजधानी है जी लीमा। बोलीविया की कैपिटल राजधानी है ला पास, और चिली की कैपिटल राजधानी है सैंटियागो। और बाकी अर्जेंटीना की तो पहले मैं आपको मतलब लिखा चुका हूं कि इसके थे ब्यूनस एयरेस, याद आया। पेरू में कौन सी है? पेरू में जी ये वाली है हुएस्करन। पेरू में जो चोटी है उसका नाम है हुएस्करन। पेरू में हुएस्करन, इक्वाडोर में चिम्बरेजो, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा साउथ अमेरिका, आज हम लोगों ने स्पेशली रिवर्स और माउंटेन्स यहाँ के देखे, दक्षिणी अमेरिका के पूरे मन से कराए। बहुत ही टेक्निकल वे में मैंने आपको ये पूरा साउथ अमेरिका पढ़ाया, ठीक है। कल हम लोग इसमें देखेंगे, कल शाम को ठीक 7 बजे लेक्स देखेंगे, यानी कि झीलों को देखेंगे। इसी में कल डेजर्ट्स देखेंगे, यानी कि रेगिस्तानों को देखेंगे।
और इसमें आइलैंड्स देखेंगे, द्वीप देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। तो कल हम साउथ अमेरिका को एंड कर देंगे कंप्लीटली इसी वे में, तो आप अच्छे से पढ़ना और जो कुछ भी आपके हो डाउट्स वगैरह आप कल मुझसे इसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। मजा आ गया होगा आज, बिल्कुल भाई। अमेजोन वगैरह ऐसे जब फैक्ट आते हैं ना, देखो पढ़ाई में मजा है, ये आपके महसूस के ऊपर है। जैसे सपोज करो लोग बोलते सर कैसे मजा आ सकता है पढ़ाई में, ठीक है। पढ़ाई में इसलिए मजा है, जैसे सपोज करो आपके पास कोई नई इंफॉर्मेशन आई, मैंने आपको बोली कि भाई अमेजन के जो जंगल है ना विश्व का फेफड़ा कहा जाता है, आप बोले वाह क्या बात है, ये तो हमें अभी तक पता नहीं था, क्या अद्भुत बात बताई है गुरुजी ने, ओहो हो कतई जहर। आप इस टाइप से अपनी पढ़ाई में आनंद ले सकते हैं, ठीक है। तो मेरे गुरुजी थे कहते थे पढ़ ले बेटा पढ़ ले वरना फिर पढ़ना पड़ेगा। मतलब पढ़ना आपको उतना ही है, चाहे वो आप उस पढ़ाई को एक साल में कर लो पूरा, या फिर आप पूरी पंचवर्षीय योजनाओं के साथ करो। धन्यवाद। कल 12 बजे यूट्यूब पर मिलेंगे।